हे गाइस, वेलकम टू द एजुकेटर। आई एम योर फ्रेंड साक्षी और हम बिजनेस स्टडीज की सीरीज कर रहे थे। यहाँ पे बिजनेस स्टडीज के हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सेकंड का हम एक पार्ट कर चुके हैं, 2 पार्ट कर चुके हैं आई गेस। और अब जो है इसका थर्ड पार्ट हम करने जा रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट में आपका पार्ट ए पार्ट बी कराऊंगी एंड आई मेक अनदर सीरीज जिसमें आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे सभी। तो आप इस सीरीज को शेयर कीजिए और आप बताइए इफ यू वांट दैट आई श्योरली मेक इट। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हम कर रहे थे, हमने जो अभी किया था, अभी तक हम फ्यूल की प्रिंसिपल जो है वो कर रहे हैं कि फ्यूल ने जो प्रिंसिपल 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के, उनको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 3 हम डिस्कस यहाँ कर चुके हैं। हम यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क कर चुके हैं, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर चुके हैं, डिसिप्लिन, ये 3 हम प्रिंसिपल यहाँ कर चुके हैं। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड रेमुनरेशन एंड सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आज हम ये 4 करने वाले हैं। इसका एक और पार्ट बनेगा जिसमें हमारे जो इसके 14 प्रिंसिपल हैं वो सभी कवर हो जाएंगे। तो आज देखते हैं, आज पहला प्रिंसिपल जो है हमारा वो कौन सा है, यूनिटी ऑफ कमांड का। इससे पहले मैं आपको 3 करा चुकी हूँ। डिवीजन ऑफ वर्क जिसमें हमने पढ़ा था, थोड़ा सा मैं आपको क्विक रिवीजन दे देती हूँ यहाँ पे। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या था, हम कंप्लीट वर्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं जिससे स्पेशलाइजेशन आती है और एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, राइट। उसके बाद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बताया था, याद कीजिए। को पिक्चर थी जिसमें एक तराजू था, वेइंग मशीन थी, और उसमें वो दोनों साइड जो तराजू में दोनों था, एक साइड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक साइड अथॉरिटी थी। दैट मीन्स कि ये दोनों ही गो हैंड इन हैंड है। अगर आप अथॉरिटी के बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट नहीं है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना अथॉरिटी कंप्लीट नहीं है। एंड डिसिप्लिन की आपको ऑर्गेनाइजेशन, जो डिसिप्लिन लोग, डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन वो सक्सेसफुल होते हैं, और एक बिजनेस के अंदर भी, मैनेजमेंट में भी डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज जो हम कर रहे हैं वो है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई भी, देखो 2 लोग होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम कैटेगरी डिवाइड करें तो एक होता है सीनियर, एक होता है सबऑर्डिनेट। सीनियर इज द पर्सन, ठीक है, जो इसकी अथॉरिटी है, या हम कहेंगे बॉस एंड एम्प्लॉय। तो सबऑर्डिनेट इज एम्प्लॉय एंड सुपीरियर जो होते हैं वो आपके जो है बॉस हो गए हैं। तो वो क्या होता है कि ये प्रिंसिपल हमें कहता है कि हमें, यानी कि अगर मैं अपने आप को एम्प्लॉय कंसीडर करती हूँ तो मुझे जो है इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस एक ही बॉस से मिलनी चाहिए। देखिए मैं आपको ना इसको पहले एक पिक्चर के एक्सप्लेन करती हूँ। देखो ये आप ध्यान से देखिएगा, इसमें है 2 अप्रोचेस आपको बताई गई हैं। ये जो रेड डॉट है वो सुपीरियर को शो कर रही है, ग्रीन डॉट इज शोइंग सबऑर्डिनेट। तो यहाँ पे एक फर्स्ट इमेज है, एक सेकेंड इमेज है। राइट अप्रोच में क्या है, सुपीरियर है वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है 3 अपने सबऑर्डिनेट्स को, ठीक है। सेकेंड में कह रहे हैं कि 2 सुपीरियर हैं और दोनों ही मिलके सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो राइट अप्रोच ये फर्स्ट वाली क्यों है और सेकेंड वाली रॉन्ग अप्रोच क्यों है। देखो एक एम्प्लॉय है, उसके ऊपर 2 बॉसेस हैं, ठीक है। एक बॉस कहता है आपको ये काम करना है, दूसरा बॉस कहता है ये काम नहीं करना है। एक बॉस कहता है पहले ये वाला काम करो, दूसरा कहता है दूसरा ये वाला काम करो। तो इससे क्या होगा, जो आपका सबऑर्डिनेट है यानी कि जो एम्प्लॉय है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो किसको फॉलो करे। तो ये ही प्रिंसिपल उसी की बात करता है। ये प्रिंसिपल कहता है कि यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड में यूनिटी होनी चाहिए। दैट मीन्स कि एक सबऑर्डिनेट को एक सुपीरियर से, सिंगल सुपीरियर यानी कि एक ही बॉस होना चाहिए जो सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, यानी कि जो एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन सुपीरियर। वो एक ही सुपीरियर के ऑर्डर्स फॉलो करेगा और उसी को ही वो क्या होगा, अकाउंटेबल होगा। तो इससे देखो फायदे हैं, नुकसान है, सारी चीजें हैं। क्या है हम रीड करते हैं। इससे सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मल्टीपल बॉसेस से आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेगी तो जो सबऑर्डिनेट है वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, उसको नहीं पता होगा कि किसको फॉलो करना है, किसको नहीं करना है। सेकेंड जो है यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट हो सकते हैं कि 2 बॉसेस हैं, एक बॉस कह रहा है ये करना है, दूसरा कह रहा है ये वाला काम करना है, एंड उन लोगों के बीच में भी कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। सबऑर्डिनेट को भी वो जो है बॉस और सबऑर्डिनेट के बीच में भी कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो ये जो अगर इस तरह से चीज़ों को नहीं किया गया तो ये ऑर्गेनाइजेशन में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
तो इसको रीड करते हैं. इफ अ सबऑर्डिनेट रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर ही विल फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डिसाइड एज टू हुम ही हैज टू ओबे फर्स्ट. अब उसको नहीं पता कि पहले वो ए बॉस का इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे या बी को फॉलो करे. उसके बाद ड्यूल सबऑर्डिनेशन की वजह से हमेशा देखो सबऑर्डिनेट जो है उसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा बिटवीन द सुपीरियर्स. कंफ्यूजन किसके लिए होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन जो है क्रिएट करेगा ये सबऑर्डिनेट के लिए कि उसको किसको फॉलो करना है. कॉन्फ्लिक्ट जो होगा वो सुपीरियर्स के बीच में होगा. बॉस ए कहेगा मेरी बात मानो, बॉस बी कहेगा मेरी बात मानो, और उन दोनों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे हो जाएंगे. तो इसको अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसहार्मनी एंड मैनी अदर अनप्लेजेंट सिचुएशन, एम्प्लॉय जो है उसको एक ही बॉस से जो है ऑर्डर मिलने चाहिए. इट इज अ काइंड ऑफ, देखो इसको जो है बेसिकली इसको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है. उसके बाद है अकॉर्डिंग टू फेल इफ द प्रिंसिपल इज वायलेटेड, अथॉरिटी इज अंडरमाइंड, डिसिप्लिन जो है वो भी खत्म हो जाएगा, एंड अदर ऑर्डर्स जो भी हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे. स्टेबिलिटी नहीं रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में, कंफ्यूजन रहेगा, आपस में बॉसेस लड़ते रहेंगे, सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, सबऑर्डिनेट जो है यहाँ कंफ्यूज रहेगा. अब इसके एडवांटेजेस क्या है, देयर विल बी नो कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट. अब एक ही बॉस से अगर इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी इजीली फिक्स, आप इजीली रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हो कि किसने ऑर्डर्स दिए थे और क्या काम करना है. सबऑर्डिनेट के लिए भी यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सकती है. बेटर परफॉर्मेंस एज सबऑर्डिनेट रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली. देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर एक ही, देखो कहते हैं ना कि हमें बहुत सारी चीजें एक साथ मल्टीपल वो नहीं करने चाहिए, इससे डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं. तो सेम एज है कि अगर आपके ऑर्डर्स जो हैं वो प्रॉपर एक बंदे से मिलेंगे तो जो सबऑर्डिनेट है उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, वो ज्यादा एफिशिएंटली यहाँ काम कर पाएगा. डिसएडवांटेजेस के इट कैन फोर्स सबऑर्डिनेट एज टू हुज ऑर्डर टू बी. देखो अगर डिसएडवांटेज बोले तो डिसएडवांटेजेस का मतलब क्या है कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स अगर ये फॉलो नहीं किया जाता तो यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा, डिफिकल्टी हो जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में, और डिसिप्लिन भी यहाँ नहीं रहेगा. ये पिक्चर आप देख लेना, समझना है तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा. तो हमने क्या किया अभी, यूनिटी ऑफ कमांड किया कि एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस मिलने चाहिए. ओके इसके बाद है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या है कि ये कहता है कि आपका एक ही हेड होना चाहिए जो कि एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी को लीड करे. ऐसे मल्टीपल हेड्स नहीं हो. जैसे ये आप ये पिक्चर देखिए कि ये एक हेड है, ये इन सब का हेड है, और ये एक फिक्स्ड गोल की तरफ सभी को लेके जा रहा है. तो ये कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो काम की डायरेक्शन है वो सेम रहनी चाहिए. एक ही डायरेक्शन में सभी को मिलके कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से काम करना चाहिए. तो रीड करते हैं क्या कहता है. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान. क्या कह रहा है, वन हेड एंड वन प्लान फॉर ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव. किन के लिए वन हेड और वन प्लान होना चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज जिनका ऑब्जेक्टिव सेम है. ऐसे भी नहीं कि सेल्स अलग है, प्रोडक्शन अलग है, मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग अलग है, तो इनके हेड आप ऐसे नहीं कह सकते. एक तरह की एक्टिविटी के हेड्स आपके सेम होने चाहिए. उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव. एक ही ऑब्जेक्टिव की तरह वो सभी बढ़ रहे हैं थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट्स. उसके बाद है इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन. यूनिटी ऑफ एक्शन को इंश्योर करता है, कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करता है, और इससे जो होता है डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, एक ही काम बार बार नहीं होता, रिपीट नहीं होता. देखो अगर एक गोल की तरफ लिमिटेड मतलब एक गोल की तरफ एक हेड है, वो उसे लीड कर रहा है और सभी उसको फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे काम उसका फिक्स हो गया है. सपोज कीजिए ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, ऐसे ही सेल्स का अलग हेड होगा और उसके जो एम्प्लॉयज होंगे वो उसको फॉलो करेंगे. तो इससे क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, डबल काम नहीं होगा. डबल सेम काम मतलब डुप्लीकेट नहीं होगा कि एक ही चीज को दो लोग कर रहे हैं जिसका कोई बेनिफिट कोई आउटपुट नहीं है. उसके बाद एडवांटेजेस, अगर आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो करते हैं तो इट एम्फसाइज
इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमन गोल एंड हेल्प्स इन अचीविंग देम। कॉमन गोल को ये जो है वो करता है और आपकी इसको अचीव करने में सभी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कॉमन गोल की तरफ, और उसको अचीव करने में ये हेल्प करता है ये प्रिंसिपल। इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, सब एक जैसा काम कर रहे हैं, एंड फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन भी यहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहा है। अगर ये फॉलो नहीं होता तो क्या चीजें होंगी? अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, सेम काम बार बार रिपीट हो रहा है, अननेसेसरी डबल डुप्लीकेट हो रहा है, एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो आपके, चाहे आपके कोई भी रिसोर्सेज हो, मटेरियल और नॉन मटेरियल दोनों ही आ गए, तो ह्यूमन भी हो सकता है इसमें, मटेरियल, रॉ मटेरियल, ये सब चीजें भी आपके वेस्ट होंगे। देयर विल बी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन यहाँ पे नहीं होगी। तो देखो ये पिक्चर से साफ क्लियर हो रहा है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, हम होंगे कामयाब, सभी इसमें एक लीडर है एंड दे ऑल आर फॉलोइंग हिम कि हमें इस डायरेक्शन में काम चलना है। उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में आपका जो है डिफरेंस यहाँ पे है। तो सबसे पहले मीनिंग, इट इम्प्लाइज दैट ईच सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर। ये मैं आपको एक बार रीड कर रही हूँ क्योंकि दोनों मैं बता चुकी हूँ। ऑर्डर एंड बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन सुपीरियर। इसमें क्या था, एक ही सुपीरियर के लिए क्या है वो जो है अकाउंटेबल है। इसमें कह रहे हैं कि एक हेड होना चाहिए किसके लिए, एक प्लान ग्रुप ऑफ एक्टिविटी के लिए, और जो सेम तरह का काम कर रहे हैं। उसके बाद इट प्रिवेंट्स ड्यूल सबऑर्डिनेशन, ड्यूल सबऑर्डिनेशन को रोकता है ये। और ये क्या कहता है, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी, काम डबल नहीं होना चाहिए, सेम काम दो बार नहीं होना चाहिए। इम्प्लीकेशन, इट अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, इंडिविजुअल एम्प्लॉय को अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद सिग्निफिकेंस, इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, ब्रिंग्स हार्मनी एंड डिसिप्लिन। देखो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, राइट। उसके बाद लोग देखो एफिशिएंसी क्यों होगी, क्योंकि एक ही बंदे से ऑर्डर मिल रहा है, एंड हार्मनी और डिसिप्लिन दोनों ही एस्टैब्लिश होगा। इससे क्या होगा, इट फैसिलिटेट्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। एक्शन जो है वो एक तरह का रहेगा सबका, एंड कोऑर्डिनेशन यहाँ पे एस्टैब्लिश होगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत बेसिक से भी, नाम से देखो सुन के ही पता लग रहा है कि ये चीजें होंगी, बट हाँ आपको एग्जैक्ट डेफिनेशंस मीनिंग इनके क्लियर होने चाहिए। आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी ये इस तरह से बताएंगे कि एक केस दे देंगे और दे विल आस्क कि कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, उसके बारे में बताइए, उसके एडवांटेज यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स एंड नेगेटिव बोथ दोनों बताने होंगे। उसके बाद सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पे बात हो रही है कि हमें अपना पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए, ना कि, देखो मैं एक पिक्चर के थ्रू इसको आपको दिखाती हूँ, हमें इसको जो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में नहीं। तो ये देखो दोनों पिक्स में यही है कि अगर आप अगर अपना बेनिफिट कर रहे हो, इंडिविजुअल लेवल पे बेनिफिट कर रहे हो सकता है आपका बेनिफिट हो, लेकिन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होगा। और ओवरऑल सभी एम्प्लॉयज इस तरह से काम करने लग जाएंगे तो एक दिन ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगी, सक्सेसफुल नहीं होगी, और अल्टीमेटली आपको भी काम नहीं मिलेगा। तो दे आर सेइंग कि आप सभी मिलकर ऑर्गेनाइजेशनल गोल को फुलफिल करो। अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल फुलफिल होगा तो इंडिविजुअल लेवल पे वो बेनिफिट आपको मिल ही जाएगा। तो सभी को साथ मिलके सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का काम करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में, इंडिविजुअल बेनिफिट के बारे में सोचना चाहिए। तो वही बताया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल मस्ट प्रिवेल ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल और एम्प्लॉय। इंडिविजुअल बेनिफिट की ना सोच के आप ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट की यहाँ पे सोचेंगे। उसके बाद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एवरी इंडिविजुअल हैज हिज ओन इंटरेस्ट, हो सकता है बिल्कुल। द प्रिंसिपल डिमांड्स दैट ईच इंडिविजुअल शुड सैक्रिफाइस हिज पर्सनल इंटरेस्ट फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देखो आप पर्सनल इंटरेस्ट को इग्नोर करते हुए आपको ऑर्गेनाइजेशन फिल करने के लिए काम करना चाहिए, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज सुपीरियर टू इंडिविजुअल। देखो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है इंडिविजुअल से, इंडिविजुअल बेनिफिट जो है सिर्फ एक इंसान को बेनिफिट पहुंचाएगा, एक फैमिली को पहुंचाएगा, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर बेनिफिट हो रहा है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हर इंडिविजुअल को बेनिफिट पहुंचाएगा। उसके बाद reconciliation is not, if reconciliation is not possible then general interest must supersede individual interest। कह रहे कि अगर देखो ये, इसके बाद ये भी कह रहे it must be remembered that one rises when his organization rises। देखो आप अकेले जो है कहीं भी काम कर रहे हैं आप, ठीक है, इंडिविजुअल आपकी पहचान है, लेकिन अगर पूरे ऑर्गेनाइजेशन
की डेवलपमेंट हो रही है तो अल्टीमेटली डेवलपमेंट बेनिफिट आपको भी मिलेंगे। कैसे? ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको उसकी सेल्स इंक्रीज हो रही है, टर्नओवर बढ़ रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो सेम एज जितने भी एम्प्लॉयज हैं उसके सभी एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट मिलेगा, बोनस मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट है तो अल्टीमेटली जो है इंडिविजुअल बेनिफिट तो वहां पे ऑटोमेटिकली फुलफिल हो रहा है। उसके एडवांटेजेस क्या है? इट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। इट ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इससे आप देखो बैलेंस बनता है, ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के बीच एक बैलेंस क्रिएट होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। डिसएडवांटेजेस के अंदर फर्म विल नॉट बी एबल टू अचीव इट्स गोल, अगर ये फॉलो नहीं होता। डिसएडवांटेज का मतलब है नेगेटिव इम्पैक्ट इफ नॉट फॉलोड। तो कोई भी देखो, अगर हर बंदा अपने बारे में सोचने लग जाएगा, इंडिविजुअल बेनिफिट के बारे में सोचेगा, तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल कभी अचीव नहीं हो पाएगा। जो कि हमारा ये जो कहने की बात है, बट सभी अपने बारे में ही सोचते हैं, सबको अपना सैलरी से वो है, अपने बेनिफिट के बारे में। स्पेशली इंडिया में तो ज्यादा है ये चीज, क्योंकि करप्शन लेवल आपको पता ही है किस लेवल पे है इंडिया का। थोड़ा इम्प्रूव भी हुआ है बट स्टिल ये करप्शन उसी का ही मतलब एक रिजल्ट है कि सब अपने बारे में सोच रहे हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनकी भी हम बात करें तो देखिए करप्शन का लेवल ज्यादा है ही, तो अपने इंडिविजुअल बेनिफिट के बारे में सोचते हैं। ओवरऑल जो है गवर्नमेंट की डेवलपमेंट, देश की डेवलपमेंट, इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे मतलब अब देखो अगर ये चीज फॉलो नहीं होगी तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या है और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, उन दोनों के बीच में कभी भी कोई भी कैसा भी कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। उसके बाद है आपका उसके बाद आपका ये मैंने आपको इमेज आपको दिखाई दिया कि देखो ये साथ मिलके कहते हैं ना, हम होंगे कामयाब एक साथ मिलके जो है किसी भी तरह की सिचुएशन से लड़ सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा पावरफुल है। वो कहते हैं कि वो कहानी भी होती थी कि अब एक लकड़ी थी, एक पिताजी की डेथ होने वाली थी, उन्होंने अपने बेटों को बोला कि भाई आप लकड़ी लेके आओ। उन्होंने बहुत सारी इकट्ठी कर दी, एक लकड़ी को तोड़ दिया, वो इजी था। दो तीन को तो एक साथ तोड़ा, वो भी इजी था, लेकिन सभी लकड़ियों को एक साथ तोड़ना पॉसिबल नहीं हुआ। तो मतलब यूनिटी अगर रहती है तो आपको आपका एडवांटेज कोई नहीं ले सकता। उसके बाद रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यहाँ पे बात करें रेम्युनरेशन मतलब कि सैलरी एम्प्लॉयज को प्रॉपर सैलरी, वेजेस, रेम्युनरेशन उनको देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर देखो आप कोई भी काम करते हैं, आपको उसका एक्चुअल देखो आपने टेस्ट दिया, आपको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो आपको खुशी होती है। सेम एज अभी तो आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए यही चीज हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत करके काम कर रहे हो और उसके बदले में आपको एक अच्छी सैलरी मिल रही है, रेम्युनरेशन मिल रही है, तो सबको खुशी होती है। अल्टीमेटली सभी पैसे के लिए काम करते हैं सो दैट कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो सके। तो अगर किसी भी एम्प्लॉय को प्रॉपर रेम्युनरेशन दी जाएगी तो वो ज्यादा मोटिवेशन के साथ जो है काम करेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओवरऑल पे एंड कॉम्पनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखो ओवरऑल सभी को ही प्रॉपर जो है रेम्युनरेशन दी जानी चाहिए। इफ द रेम्युनरेशन शुड बी जस्ट एंड फेयर टू एवरीबडी, सभी के लिए इक्वल है। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को तो आप बहुत अच्छी सैलरी दे रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। मतलब इक्वल इन द सेंस कि अकॉर्डिंग टू देयर मतलब पोस्ट और जो भी जहां पे भी वो काम कर रहे हैं उन सभी का, एक कैटेगरी के लोगों की सेम सैलरी होनी चाहिए। देयर विल इट विल इंश्योर गुड रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। देखो वर्कर्स को प्रॉपर उनके पैसे मिलते रहेंगे, सैलरी मिलती रहेगी, तो वो एफिशिएंटली काम करेंगे। तो देखो अब वर्कर को क्या हुआ, पैसा प्रॉपर मिला, काम हुआ, तो ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट है उसका भी गोल फुलफिल हो गया। तो इससे क्या होगा, एक अच्छा रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन और वर्कर के बीच में, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में बना रहेगा। अगर यहीं पे आप अगर सैलरी प्रॉपर नहीं देंगे तो वर्कर स्ट्राइक पे चले जाएंगे, वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, प्रॉपर एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली आपका ही लॉस है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का ही लॉस है यहाँ पे। उसके बाद एडवांटेजेस क्या है, हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन एज दे आर पेड फुली फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, उनको प्रॉपर पे किया जा रहा है। और देखो जिन आप अभी अल्टीमेटली सभी पैसे के लिए काम कर रहे हैं, सबको अपना शेयर जो है जितना उन्होंने काम किया उसके अकॉर्डिंग अगर उनको पेमेंट मिलेगी तो उनका मोटिवेशन बहुत हाई रहेगा, वो और भी ज्यादा मोटिवेशन से काम करेंगे, एफिशिएंटली काम करेंगे। कार्डियल रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट, रिलेशनशिप उनका अच्छा रहेगा।
उनको प्रॉपर अगर काम पैसे मिलेंगे तो वो अच्छा काम करेंगे, मैनेजमेंट के लिए भी जो है अच्छा उनका एफिशिएंट वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों का ही जो है यहाँ बेनिफिट है। इम्प्रूवमेंट इन कमिटमेंट, दो बार आ गया है इम्प्रूवमेंट इन, ये आप एक हटा देना। इम्प्रूवमेंट इन कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो उनकी कमिटमेंट है वो इम्प्रूव होगी। देखो क्या होता है कि अगर आपको प्रॉपर सैलरी मिल रही है तो जो एम्प्लॉय है वो बहुत मोटिवेटेड रहेगा, जो भी उसको टारगेट दिया जाएगा उसको वो कंप्लीट करेगा टाइमली, तो वो अपनी कमिटमेंट फुलफिल करेगा यहाँ पे और ज्यादा मोटिवेशन से। और डिसएडवांटेज क्या है? लैक ऑफ मोटिवेशन अमंग एम्प्लॉयज। अगर आप डिसएडवांटेज बोले तो कि अगर ये फॉलो नहीं होता तो मोटिवेशन नहीं रहेगा, उनको पता है कि यार कितना ही काम कर लो प्रॉपर सैलरी तो मिलनी नहीं है, तो वाई शुड वी वर्क। वो ऐसे ही मन, काम तो देखो अब अल्टीमेटली सबको करना पड़ता है, ऑब्वियसली पैसे की रिक्वायरमेंट सबको होती है, लेकिन एक इंसान खुश होके काम करे, मोटिवेशन के साथ काम करे, एफिशिएंटली काम करे, एक सिर्फ ये है कि चलो पेट भरना है भाई, सैलरी मिल जाएगी हमें, थोड़ा घर का खर्चा निकलेगा, एंड इस चीज के लिए वो काम करे, तो काम करेंगे वो तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन वो मोटिवेशन के साथ काम नहीं करेंगे। अनहेल्थी रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट, ठीक है, उनके आपस में डिस्प्यूट्स रहेंगे, वर्कर्स जो है वो हमेशा स्ट्राइक पे रहेंगे और या अच्छे से काम नहीं करेंगे। मैनेजमेंट का भी भाई उनका भी गोल, उनका जितना भी प्रोडक्शन का काम है वो उतना एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा जितना कि होना चाहिए था, तो दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर होता है कि लेबर का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाना, तो अगर आप प्रॉपर सैलरीज और ये सब नहीं दोगे तो वो जैसे ही किसी भी लेबर को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किसी भी वर्कर को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के वहां पे चला जाएगा, तो यहाँ पे लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, लास्ट है आज का। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है, इसको ध्यान से समझिएगा, सेंट्रलाइजेशन मीन्स कि सारी पावर जो है वो एक जगह आके इकट्ठी हो गई है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था देयर आर 3 लेवल्स, टॉप, मिडल एंड लोअर। अगर टॉप लेवल कहता है कि भाई सभी डिसीजंस हमसे पूछ के लिए जाएंगे, राइट, तो वो क्या करते हैं कि अगर लोअर लेवल पे एक छोटी सी चीज की रिक्वायरमेंट है तो भी आपको टॉप लेवल से पूछना पड़ेगा, हर चीज की परमिशन जो है वो आपको टॉप लेवल से लेनी पड़ेगी। इससे देखो डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, कि अगर आपको कोई इंस्टेंट डिसीजन लेना है तो किसी के पास अथॉरिटी नहीं है उस चीज की, ठीक है, आप इतने कोई भी अपॉर्चुनिटी आ गई है कि आपको इंस्टेंट डिसीजन लेना है, टॉप लेवल से पूछ के ओके वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जा चुकी होगी। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दूंगी, जोक्स अपार्ट, एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ, कोई मतलब लिटरल मीनिंग आप इसका मतलब मत लेना। हम बात करते हैं कि देखो आपने अगर जैसे कहा जाता है कि सोनिया गांधी जी कांग्रेस, उसकी बात करते हैं हम पार्टी की, तो जो भी जो है सारे के सारी जो अथॉरिटी है सभी सोनिया गांधी जी के हाथ में, कहने में सुनने में ऐसे ही आता है। तो जब मनमोहन सिंह जो थे वो पीएम थे हमारे, तो उस टाइम पे क्या था कि उनके पास भी पावर नहीं थी इस चीज की, तो उनको भी भाई हाई कमांड से ऑर्डर लेने होते थे। तो इस तरह से क्या है कि सेंट्रलाइजेशन एंड इसका क्या होगा कि अगर सेंट्रलाइजेशन है आपकी तो उससे क्या होगा, चीजें उससे ये होगा कि छोटी से छोटी चीज के लिए भी आपको जो है मेन अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, जो कि मतलब अब इससे दो चीजें होंगी, जो लोअर लेवल लोग हैं वो भी अपना डिसीजन इंस्टेंट नहीं ले पाएंगे, प्रॉम्प्ट डिसीजन नहीं होगा। सेकेंडली जो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट है या जिनके पास अथॉरिटी है उनके पास वर्कलोड बहुत बढ़ जाएगा, छोटी से छोटी चीज का भी अगर डिसीजन उनको लेना है तो उनके पास जो है वो फालतू जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनमें ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे रादर देन मेन जो काम उनको करने हैं। और ये सब एग्जाम्पल आपको थोड़ा समझाने के लिए है, लिटरल मीनिंग इनका कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन में कह रहे हैं कि आपको जो है थोड़ी थोड़ी पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए, कि जो मेजर काम है वो आपको जो है टॉप लेवल पे रखने चाहिए, जो थोड़े इंपॉर्टेंट है बट इतने भी नहीं हो मिडिल लेवल को दे दो, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो लोअर लेवल को दे दो। इससे क्या होगा कि सभी को थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी मिल जाएगी और वो अपने लेवल पे डिसीजन ले पाएंगे। और डिसेंट्रलाइजेशन से ये भी होगा कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनका वर्कलोड जो है वो भी कम हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है ना ही तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन हो गई तो क्या होगा कि सभी डिसीजन जो है टॉप लेवल के पास होंगे।
इससे क्या होगा, काम टाइमली नहीं हो पाएगा, बहुत से जो भी रीजंस मैंने आपको बताए। और ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन से भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होगा कि लोअर लेवल के पास अगर सारी पावर चली गई तो वो अपने अपने लेवल पे डिसीजन लेंगे। तो दे आर सेइंग कि अप्रोप्रिएट सेंट्रलाइजेशन एंड अप्रोप्रिएट डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। सेंट्रलाइजेशन उन चीजों के लिए रखी जाए जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, तो टॉप लेवल अपने मेजर इश्यूज जो है वो अपने हाथ में रखें, मेजर डिसीजंस अपने हाथ में रखें, और बाकी सबको क्या कर दें, डिसेंट्रलाइज कर दें। तो देखिए क्या है इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन द organization. Centralization refers to concentration of decision making authority, whereas decentralization refers to evenly distribution of authority at all level of management, कि top middle lower तीनों level पे हो यहाँ पे। There is a need to balance subordinate involvement through decentralization। जरूरी है, देखो अगर subordinates को involve नहीं करेंगे यहाँ पे तो issue create होगा यहाँ पे। They will not feel connected कि यार ठीक है ऊपर से order आते हैं, काम तो हमें करना ही होगा, लेकिन सब है कि कनेक्शन, एक कनेक्टेड फील वो वहां पे नहीं करेंगे। एंड मैनेजर्स रिटेंशन ऑफ फाइनल अथॉरिटी थ्रू सेंट्रलाइजेशन, और मैनेजर्स के हाथ में सारी अथॉरिटी है यहाँ पे। द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर, अलग अलग फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। सच एज एक्सपीरियंस ऑफ सुपीरियर, सुपीरियर का क्या एक्सपीरियंस है, अगर वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है तो उसे पता है कैसे क्या काम करना है। एबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट एफिशिएंट है तो उनको जो है अथॉरिटी दे दी जाएगी, अगर वो एफिशिएंट नहीं है तो उनको नहीं दी जाएगी। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी जो है इंपॉर्टेंट है कि कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जिनके बेसिस पे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड करती है। जनरली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैव मोर डिसेंट्रलाइजेशन देन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। देखो ऑब्वियसली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो लोग ही लिमिटेड है, क्या ही डिसेंट्रलाइजेशन किया जाएगा, 4-5 लोग हैं उनमें एक बॉस है तो वो तो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लेवल, टॉप मिडल लोअर लेवल्स होते हैं, मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वहां डिसेंट्रलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो है हर चीज के लिए अथॉरिटी लेना, परमिशन लेना पॉसिबल नहीं होता। इसके बाद टू मच सेंट्रलाइजेशन लीड्स टू डिले इन वर्क। ऑब्वियसली आपको छोटी से छोटी चीज के लिए टॉप लेवल को पूछना होगा, तब तक अपॉर्चुनिटी जो है वो जा चुकी होगी। कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन लीड्स टू लॉस ऑफ कंट्रोल। अब ज्यादा आपने अब सभी को पावर दे दी तो सभी बॉस बन जाएंगे एंड कंट्रोल जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो नहीं रहेगा। सो एन ऑप्टिमम बैलेंस शुड बी मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बैलेंस होना चाहिए, मैंने आपको पहली लाइन ही बोली थी, appropriate centralization and appropriate decentralization। एडवांटेजेस क्या है, इट लीड्स टू क्विक डिसीजन एट मिडल एंड ऑपरेशनल लेवल। ऑब्वियसली कि अगर आपको उनको पावर्स है तो सेकंड मिडल लेवल और लोअर लेवल के लोग फटाफट डिसीजन ले पाएंगे, और कोई भी अपॉर्चुनिटी आ गई तो दे कैन टेक द प्रॉम्प्ट डिसीजन। इट डिक्रीजेज वर्कलोड ऑफ सुपीरियर, सुपीरियर का वर्कलोड जो है वो क्या कर देंगे, कम हो जाएगा, कि वो जो काम की चीजें हैं सिर्फ उस पर ही फोकस करेंगे रादर देन की सभी चीजों में वो इन्वॉल्व हो रहा है। उसके बाद इंक्रीज इन द एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन लेवल ऑफ द सबॉर्डिनेट। जो इंकरेजमेंट है और मोटिवेशन लेवल है सबॉर्डिनेट्स का वो बढ़ेगा। दे विल फील लाइक कि चलो हमें भी यार देखो हमें काम मिला है, हमें भी पावर मिली है, तो वो उस चीज को एक पॉजिटिव वे में लेंगे, उनका मोटिवेशन इंक्रीज होगा एंड दे विल फील मोर कनेक्टेड। उनका जो कनेक्शन है और उनका जो डिवोशन है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, इट विल इंक्रीज। एंड आफ्टर दैट डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या कहता है, स्लो डिसीजन मेकिंग इन केस ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन। भाई डिसएडवांटेज का मतलब है कि अगर इफ इट नॉट फॉलोड तो क्या होगा, तो डिसीजन मेकिंग अगर इफ इट नॉट फॉलोड तो क्या होगा, तो डिसीजन मेकिंग स्लो होगा, क्योंकि अगर सेंट्रलाइजेशन है तो हर चीज के लिए आपको परमिशन लेनी है जी हाई कमांड से। उसके बाद है रिस्क ऑफ मिसयूज ऑफ अथॉरिटी इन केस ऑफ कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। और अगर पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइजेशन है तो यहाँ पे अथॉरिटी का मिसयूज भी हो सकता है। देखो इधर मैंने आपको एक पिक्चर भी दिखाई है कि सेंट्रलाइजेशन है कि एक बीच में एक पर्सन है, ये सभी को इंस्ट्रक्ट कर रहा है या सभी को इससे हर चीज के लिए पूछना पड़ रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, सभी आपस में सबको अथॉरिटी दी गई है एंड उनको अपने अपने लेवल पे डिसीजन टेकिंग पावर उनके पास है। तो ये आज का आपका लास्ट टॉपिक था, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आपके जो है अराउंड 8 प्रिंसिपल्स हो चुके हैं, 14 प्रिंसिपल हैं टोटल। तो अभी 6 प्रिंसिपल और बचे हैं जो कि जल्दी आपकी क्लास आ जाएगी। आफ्टर दैट फ्यूल के प्रिंसिपल्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे
and if you like the class, if you like our video, please like, share and subscribe our channel. और अगर आपको कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो you can comment in the comment section. आप पूछ सकते हैं, we will surely help to answer your question. किसी भी तरह का डाउट है आप बताइए. एंड मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी दूसरी सीरीज भी जल्दी ही आएगी, बट फॉर दैट यू हैव टू रिस्पॉन्ड ऑन दिस सीरीज. आप इस पर जितना अच्छे से रिस्पॉन्स हमें देंगे, that will work as a motivation for us. It will improve our morale, and we will surely make the another series. So till then, have a nice